नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये शेर अदब की दुनिया के बेतहाश शायरों में से एक शुमार मुनव्वर राणा का है। दरअसल मुनव्वर राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर इन दिनों मुनव्वर राणा की चर्चा उनकी शायरी की वजह से नहीं बल्कि उनकी सियासी बयानबाजियों की वजह से हो रही है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि ओवैसी की मदद से अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी में सीएम बने तो वो यूपी ही छोड़ देंगे। मुनव्वर राणा का ये मॉनसूनी शोर है और अब सियासत इस पर घनघोर है। मुहाजिर हैं मगर हमें एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। घर छोड़ने का दर्द मुनव्वर राणा के मतलों में मिलता है। घर छोड़ने का दर्द मुनव्वर राणा की शायरी में मिलता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ आए। खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। घर छोड़ने का दर्द मुनव्वर राणा के शेरों में मिलता है। छोड़ आए, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं। और मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। और कोई आने लगे तो एक चुटकी खत मंगवा ले। लेकिन छोड़िए शायरी, शेर, मिसरे, मतले, मौसिकी, अशार, इस बार मुनव्वर राणा यूपी छोड़ने के लिए है तैयार। और यूपी छोड़ने की वजह सियासी है। राणा साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अगर प्रदेश में बीजेपी जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो वो यूपी छोड़कर कलकत्ता लौट जाएंगे। मुनव्वर राणा को जितनी समस्या योगी से है उससे कहीं ज्यादा समस्या ओवैसी से है। योगी नहीं कोई भी आए, भाई जरूरी नहीं है, ये तो भाजपा का अपना फैसला कि वो किसको बनाए। भाई मुमकिन है कि योगी को प्रधानमंत्री बना दे, 2022 में बना दे कि भाई ये बन जाएंगे। तो बात यहाँ योगी की नहीं है, ये लफ्ज गलत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि भाजपा यानी इनको लाया ही इसीलिए जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और बढ़ने के बाद वो कौम वही कहलाए जो ओवैसी चाहते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम। योगी जी से भी उनके अपने टकराव हैं, वो टकराव भी सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये कोई शर्त नहीं है कि अगर योगी बन गया तो हम छोड़ देंगे। अभी मुमकिन है योगी न बनाया जाए, योगी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए कि जाइए गोलान की पहाड़ी पे घूमिए, दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी की नहीं है, योगी से कोई मेरा कोई जाति कोई झगड़ा भी नहीं है, विचारधाराओं का टकराव है। समझे आप? तो विचारधारा भी नहीं, नाइंसाफी से इंसाफ का टकराव है। राणा जी रायबरेली के हैं, लेकिन रायबरेली छोड़कर कुछ दिन के लिए कलकत्ता चले गए थे। कलकत्ता छोड़कर फिर लखनऊ चले आए। अब लखनऊ छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जुल्म बहुत है। समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो खासतौर से मुस्लिम समाज तो हमेशा ही निशाने पर रहता है। अभी जो मैंने जो बात कही थी जिस पर इतना, एक तो देखिए हम विवादित बिल्कुल नहीं रहे हैं। विवादित हुकूमतें होती हैं, हम बोलने वाले होते हैं। हमारा काम बोलना है, सच बोलना है। मुनव्वर राणा अदब की दुनिया में जाना पहचाना नाम रहे हैं। मुशायरों में उनकी गजलों के हजारों कदरदान हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ समय में मुनव्वर राणा ने अपनी शायरी से नहीं सियासी बयानों से पहचाने जा रहे हैं।
उनका ये बयान बीजेपी को पसंद नहीं आया। लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बातें न केवल सरकार के विरोध में है कि कई बार समाज और देश के विरोध में है। एटीएस ने कार्रवाई की है, एटीएस की कार्रवाई पर प्रशंसा करनी चाहिए। धर्मांतरण एक अभिशाप है। कहीं कोई अगर समाज में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहा है तो यह अपने आप में चिंताजनक है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मसलों पर राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए मुनव्वर राणा साहब अपनी इज्जत को, प्रतिष्ठा को लगातार धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मुनव्वर राणा को समझा रही है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं अपनी शायरी करते रहिए। मात्र 6-7 महीने की बात है। ना ही किसी को यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी महिलाओं को अपनी सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी, ना पे यहाँ कोई युवा बेरोजगार होगा, ना यहाँ महंगाई होगी, ना समाज के अंदर में अन्याय होगा। समाज में सबको न्याय मिलेगा। कांग्रेस इस पूरे विवाद को मुद्दे से भटकाने वाला मामला बता रही है। योगी जी की पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी आजकल एक दूसरे की पूरक बनी हुई है, एक दूसरे को लैला मजनू कह रहे हैं ताकि मुख्य मुद्दों से बात को भटकाया जा सके। हाल के दिनों में मुनव्वर राणा का चरित्र विवादों का इश्तहार बन गया है। चंद रोज पहले ही अपने भाई के साथ जमीन विवाद और गोलीकांड में उनकी किरकिरी हुई थी। उससे पहले भी राजनीतिक बयानबाजियां मुनव्वर राणा को राजनीति के अखाड़े में खड़ा करती रही हैं। इस बार भी राणा राजनीति के केंद्र में हैं। वैसे तो मुनव्वर राणा ने ही एक शेर कहा था कि सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, लेकिन जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। इस बार ये सियासी चिंगारी खुद मुनव्वर राणा के बयान से निकली है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ बच्चों की मोहब्बत ने कदम रोक लिए, वरना आसान था मेरे लिए बेघर होना। मुनव्वर राणा ऐसी शायरी लिखते रहे हैं जिसमें वो घर द्वार छोड़ने की बातें अक्सर करते रहे। बहरहाल 2007 में यूपी की सियासत में नारा उछाला गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। इस बार फिर से ये नारा लौट रहा है। मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं। वो ब्राह्मणों के सहारे अपनी राजनीति को सहारा देना चाहती हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या इस बार भी ब्राह्मण बीएसपी का शंख बजाएगा? मायावती का ब्राह्मण वाला मॉनसूनी शोर, सियासत घनघोर, देखिए। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 14 साल पहले उत्तर प्रदेश के सियासत में ऐसे नारे गूंजे थे और इन नारों ने मायावती को उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया था। चुनाव में बीएसपी ने हाथी को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया और दलित ब्राह्मण गठजोड़ का ऐसा फॉर्मूला रचा कि विरोधियों के सारे समीकरण फेल हो गए। करीब 9 साल से यूपी की सत्ता से बाहर मायावती फिर उसी अंदाज में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और फिर ब्राह्मण वोटरों को लुभाकर विजय का प्लान बना रही हैं। वह इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। एक और मायावती बीजेपी राज में ब्राह्मणों के शोषण की दुहाई दे रही हैं, दूसरी ओर बीएसपी ने ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 23 जुलाई को बीएसपी प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करेगी। इस सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से होगी। रामलला के दर्शन के साथ सतीश चंद्र मिश्रा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 23 से 29 जुलाई तक यूपी के 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को ब्राह्मण नेताओं की बीएसपी दफ्तर में बैठक हुई, जिसमें 200 से ज्यादा ब्राह्मण नेता शामिल हुए थे। ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। माना जा रहा है कि 2022 का चुनाव मायावती के लिए करो या मरो की लड़ाई है। नतीजा जो भी हो, लेकिन वो अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।
चुनाव देख करके ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश मायावती जी चाहे जितनी कर ले, ब्राह्मण उनके बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण प्रबुद्ध जन है, धारणा बनाता है, धारणा तय करता है, ब्राह्मण अगुवा है, आगे चलने वाला है, वो इनके इस तरह के बहकावे में नहीं आने वाला है। और आज जिस तरह का विकास कार्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, जाति जमात की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गई है, ये मायावती जी को समझ लेना चाहिए। मुझे लगता है जनता को गुमराह करने वाला कदम होगा। समय बदल गया है, लोगों की अभिलाषाएं हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको अपना अधिकार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को अपनी फसल की कीमत चाहिए। इस पर बात वो नहीं करती हैं। केवल एक गणित बैठाना, तो जनता को गुमराह ना आप कर सकती हैं। जनता उसी को वोट देगी जो उसका नेतृत्व करेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। मायावती के सामने मुश्किल ये है कि बीजेपी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने के लिए अखिलेश की पार्टी सड़कों पर योगी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या कृषि कानूनों का या फिर हाल के पंचायत चुनाव में जोड़ तोड़ और गुंडागर्दी के आरोपों का, मायावती इन तमाम मुद्दों से दूर रह गयी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के तौर पर दलित राजनीति का एक नया विकल्प भी उभर रहा है। ऐसे दौर में ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने की मायावती की कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये कहना मुश्किल है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की राजनीति का रास्ता दिल्ली की ओर जाता है और दिल्ली में सियासी बादल घिरने लगे हैं। सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। उसके ठीक पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मजमून यह निकला कि संसद का सत्र हंगामेदार होगा, यहां मुद्दों की भरमार होगी और पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त तकरार होगी। सोमवार से संसद सत्र की शुरुआत होनी है। संसद सत्र में सवाल होने हैं, जवाब होने हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तैयारी पूरी है और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है, होशियार है। तैयारी इसलिए भी है क्योंकि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार का स्वरूप बदला है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं, कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल गई है। ऐसे में मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करना बड़ी चुनौती होगी। सत्र के पहले विपक्ष के सुझाव के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दों पर चर्चा के सरकार के भरोसे के बावजूद मॉनसून सत्र हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के लिए 5 पॉइंट एजेंडा तैयार कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर की भीषण त्रासदी के बाद संसद का ये पहला सत्र है। विपक्ष कोरोना की नाकामी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार की घेराबंदी तय है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी गर्म है। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर हंगामा हो सकता है। चीन, सरहद और राफेल के मुद्दे को भी कांग्रेस संसद में जरूर उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरे विपक्षी दलों को भरोसे में लेने और समन्वय बैठाने का जिम्मा सौंपा है। इसको चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। हालांकि सबसे ज्यादा हंगामा किसानों के मुद्दे पर ही होने के आसार हैं, जिसकी झलक आज सर्वदलीय बैठक के बाद ही नजर आने लगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसके बारे में सरकार ने किसानों के साथ बातचीत में ये स्वीकार किया था कि हम इस बिल को नहीं लाएंगे, किसानों के साथ धोखा करते हुए ये बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है। उधर सरकार का कहना है कि किसानों को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो फैसला लेगी उसे माना जाएगा। ऐसे बहुत मुद्दे उन लोगों ने उठाया है और स्ट्रक्चर डिबेट के लिए जो नोटिस देना चाहिए बीएसी में
माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है, हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं, और इससे पहले भी किसान का चर्चा हो गया है। मानसून सत्र में सरकार की ओर से 6 अध्यादेश और 23 विधेयक लाने की तैयारी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सदन चलाने की होगी, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा मन बना रखा है। इसलिए सरकार की सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए के नेताओं ने भी सत्र को लेकर रणनीति का पूरा खाका तैयार किया। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। वहीं किसानों का मुद्दा 100% संसद सत्र में जरूर उठाया जाएगा, लेकिन किसान तो खुद की संसद लगाने पर अड़ गए हैं। आज दिल्ली पुलिस का दल किसानों से मिलने गया, मगर किसानों ने दिल्ली पुलिस को बेरंग लौटा दिया। किसान एक ही बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं, वरना वो अपनी संसद लगाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र के बीच आंदोलन के काले बादलों का साया मंडरा रहा है। महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसान संगठनों ने अब आर पार का मोर्चा खोल दिया है। एक ओर किसानों के मुद्दे पर संसद में सरकार की घेराबंदी की तैयारी है, तो दूसरी ओर किसान खुद की संसद लगाने पर अड़े हुए हैं। कोशिश यही है कि कृषि कानून के खिलाफ आवाज को अब और बुलंद किया जाए, ताकि संसद सत्र के दौरान ही आंदोलन की गूंज पूरे देश तक पहुंच सके। किसान नेताओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, तो मॉनसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी किसान नेताओं को समझाने पहुंच गए और उनसे संसद कूच न करने की अपील की। किसानों को डीडीएमए की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया, भीड़ इकट्ठा करने की मनाही की बात कही गई, लेकिन किसान नेता नहीं माने। पार्लियामेंट कूच का प्रोग्राम है, उसके बारे में हमने अपना सारा प्रोग्राम उनको बता दिया। कोई घेराव नहीं किसी का। हम यहाँ से 200 का जत्था हमारा जाएगा बसों में, और जंतर मंतर में जाके पार्लियामेंट के सामने अपना पार्लियामेंट सेशन अपना चलाएगा, अंदर पार्लियामेंट के लोग चलाएंगे। जब वो पार्लियामेंट खत्म होगी शाम को, वो वापस आ जाएगा, अगले दिन फिर जत्था जाएगा। किसान संगठन जंतर मंतर या संसद के आसपास किसान संसद लगाने की मांग पर अड़े हैं और इस बार अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि वो जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट के आसपास प्रोटेस्ट करेंगे। इसको लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच घंटों मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि 200 लोगों के पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस किसान नेताओं से अपनी मांग पर दोबारा विचार करने की अपील कर रही है, लेकिन किसान नेताओं के रुख से लग नहीं रहा कि फिलहाल वो पीछे हटने को तैयार हैं। और अगर संसद सत्र के दौरान किसानों को संसद की इजाजत मिली, तो इस पर सियासत और तेज होगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल देश की सारी सियासी लड़ाइयां एक तरफ और पंजाब में कांग्रेस के अंदर खाने छिड़ी लड़ाई एक तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच छिड़ी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों ओर से बैठकें जारी हैं। आज पटियाला में सिद्धू ने बैठक की, तो वहीं दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर बैठक की गई। कैप्टन समर्थक 10 विधायकों ने भी अपने बयान जारी कर दिए हैं और इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कल विधायकों की बैठक बुलाई है। मिट्टी है तो जड़ है, जड़ है तो तना है, तना है तो पेड़ है, पेड़ है तो फल है, फल है तो बीज है। रावी झेलम चिनाब का पानी, सियासी लड़ाई चुनावी कहानी। क्या हुआ, नहीं समझ आया? वाकई कहां समझ आ रहा है कुछ। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई ऐसे मोड़ पर आई है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। दिल्ली में बाजवा अमरिंदर सिंह के समर्थक सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, पटियाला में सिद्धू अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठकों का नतीजा क्या होगा कुछ नहीं पता। सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, कुछ नहीं पता। कैप्टन मानेंगे या नहीं, कुछ नहीं पता। सिद्धू माफी मांगेंगे या नहीं, कुछ नहीं पता। अलबत्ता सिद्धू के समर्थक उनका गुणगान कर रहे हैं।
तो मैं नहीं चाहता, पंजाब के लोग चाह रहे हैं, पंजाब का यूथ चाह रहा है, पंजाब का किसान चाह रहा है, पंजाब का सिख वोटर चाह रहा है। वो कहते हैं जब तक सिद्धू जी अध्यक्ष प्रधान नहीं बनेंगे पंजाब कांग्रेस के, तो पंजाब को में वोट डालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज पंजाब का यूथ निराश होया बैठा है। इस करके मैं कहता हूं पंजाब जो साढ़े सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिनकी सोच अच्छी है, जो इनको प्रधान बनाने जा रहे हैं। मैं कहूंगा जिस दिन ये प्रधान चुने गए पंजाब के, एकदम कांग्रेस बड़ी तकड़ी होकर उभरेगी। पंजाब में जो पोजीशन पहले थी कांग्रेस की आज से 5 साल पहले, उसी पोजीशन में कांग्रेस पहुंच जाएगी। लेकिन सिद्धू की राह इतनी आसान भी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शनिवार को अपने धुर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा के साथ उनकी हुई मुलाकात इसी बात का संदेश देती है। बाजवा के घर अब बैठकों का दौर चल रहा है। ये बातें जो आप कर रहे हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के होते हुए पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो इलेक्शंस में हम जा रहे हैं उनकी लीडरशिप में ही जा रहे हैं। तो ये मैं तो कोई ऐसी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसकी क्लियरेंस दूं, मगर जो पार्टी हाईकमांड ने सभी को कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्म जब तक खत्म होती है तब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ेंगे। कैप्टन के तेवर बेहद सख्त हैं। सोनिया के नाम चिट्ठी में वो साफ कह चुके हैं कि पंजाब में जबरन दखल ना दिया जाए। सोनिया का संदेश लेकर पहुंचे हरीश रावत को भी वो साफ कह चुके हैं कि सिद्धू पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। अशोक सिंघल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। असम की सरकार ने राज्य में ड्रग्स और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जब्त किए गए ड्रग्स पर बुलडोजर खुद चलाया। देखिए, रोड रोलर पर ये मुख्यमंत्री खुद सवार हैं और ड्रग्स को नष्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोलाघाट, डीफू, नागौन और होजाई, इन 4 जगहों से 163 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई, जिस पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बुलडोजर खुद चलाया। शंखनाद में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।